8% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जेक्टिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली उसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रेजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये बर्दारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसकी प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। सॉरी जी प्लीज बात करें पार्लियामेंट्री लीडर्स और ताजदुल साहब। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट की मुख्तसर मैंने बात करनी है कि ये जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अफ़गानिस्तान के लिए कि वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे, आप मीडिया की मेहरबानी, मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि पार्लियामान में हमारी बात बीप की जाती है या हमें फ्लोर नहीं दिया जाता। आप हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने पीडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे अवाम को नहीं बताया जा रहा है, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा है कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। दूसरा, जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्यूएशन होनी चाहिए। उनकी जहनी तवाज़ुन से, उनकी सोच से, उनकी ज़बान से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कदगन लगाई जाती है कि ये दहशतगर्द हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्यूएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। आखिरी बात करना चाहती हूँ, कल उसका इद्दत केस का एक फैसला हुआ है जिसमें सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया। मेरा पहले स्टेटमेंट पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तरफ से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त पीटीआई को या एसआईसी को या फिर चूंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ साथी हूँ, मैं इसलिए बुशरा बीबी के साथ हूँ, नहीं, मैं इस खातून, क्योंकि मैं अपने हल्के में जाती हूँ, मैं खवातीन में जाती हूँ और मेरा अपना वोट बैंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से खवातीन का है। मेरा वोट बैंक और सपोर्ट खवातीन की है। हर खातून, चाहे वो घर में बैठी हुई हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो खातून जो है वो कोई जॉब करती हो, सब ने मुझे ये पैगाम दिया है कि आपने बुशरा बीबी को कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे। तमाम खवातीन की, पाकिस्तान की खवातीन की ये तजलील हुई है कि आप किसी खातून, बापर्दा खातून को आप निकाह की सजा दे दें। फिर मेरा पीडीएम की हुकूमत से सवाल है कि अगर आपने इद्दत के अंदर ये गलाजत वाला केस कर ही दिया है तो ये कौन से कानून के अंदर है कि आप उनको निकाह के केस के अंदर आप दहशतगर्दी के डेथ सेल के अंदर रखें? ये बिल्कुल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपने इमरान खान का मुकाबला न करके उनकी सियासी उसके ऊपर आप नहीं मुकाबला कर सकते तो अपने जाती जिंदगी के ऊपर कदगन लगाइए
कल को कोई भी काज़िब शख्स, कल भी कोई भी झूठा शख्स अपनी किसी जो जिसके साथ उनकी डाइवोर्स हुई है किसी खातून के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा, तो तमाम पाकिस्तान की खवातीन इस बात से अफेंड हुई हैं, तमाम बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आपने हमारे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाई ना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कल को किसी भी शख्स इज्जतदार बंदे के ऊपर इस तरीके से कदगन लगाई जाएगी। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में आपसे वकास साहब बात करेंगे। थैंक यू जी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हवाले से आज जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो अदम बर्दाश्त की एक वाज़े बेशरम किस्म की एक डिस्प्ले हुआ है पंजाब में, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भज्जर साहब, जिन्होंने लीड किया एहतजाज को ड्यूरिंग दी चीफ मिनिस्टर स्पीच, उनसे तमाम मराहत वापस ले ली गई, उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ वापस ले लिया पंजाब में, उनकी गाड़ी वापस ले ली गई। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमारे जिन MPs ने एहतजाज किया उनमें हमारे 11 से 15 लोगों को, मेरे पास ये फिक्र आया है, उनको अगले 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और असेंबली प्रीमिसेस में दाखिले के लिए रोका गया है। एक तरफ तो यहाँ आके वज़ीर आज़म जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स को मुज़ाकरात की बात करते हैं, यूनाइट होने की बात करते हैं, मुल्क के मसाइल हल करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा कर लें कि हम पंजाब में PTI के वोटर किस फस्तायत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आम वर्कर की ज़िंदगी के बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ, आम वोटर और वर्कर के साथ तो जो हशर हो रहा है वो बताने का नहीं है। रोज़ FIRs हो रही हैं। यहाँ इतने हाईएस्ट फोरम में असेंबली के अंदर वो अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सके। MPA जिसमें राना शहबाज, जिसमें शेख इम्तियाज, जिसमें उसामा गुज्जर, जिसमें मियाँ आतिफ, ये सब वो लोग हैं जिन्हें कहा गया कि अगले 15 दिन के लिए असेंबली प्रीमिसेस में नहीं आ सकते। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और आज के इस एक्ट ने चीफ मिनिस्टर का वो जो एक चेहरा है वो सबके सामने, जो हम बार बार बेनकाब करते रहे हैं, वो आज बिल्कुल खोल के सामने रख दिया है। इस फस्तायत से हुकूमतें चलती नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि क्या एक गाड़ी वापस ले लेने से, क्या स्टाफ वापस ले लेने से आप इमरान खान के चाहने वालों की आवाज रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते हैं। जिन्होंने रूपोशियों के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर जलसों के इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर कैंपेन के असेंबली की रुकनीयतें जो हैं वो सिक्योर की हैं, आप ये समझते हैं कि आज आप ये चीजें वापस ले लेंगे तो वो इमरान खान के हक में बात करना बंद कर देंगे? ऐसे नहीं होगा। ये इनकलाब पंजाब से ऐसे निकलेगा कि हर चीज को बहा के ले जाएगा। मैं बस यहाँ पे बात खत्म करता हूँ, और एक जुमला ब्रिटिश हाई कमिश्नर से लेके अमेरिकन कांग्रेस तक, मैं इस फसाई हुकूमत से पूछता हूँ, किस किस नूं रोकोगे ते कित्थों तक रोकोगे? ये जड़ा फ्रॉड और डाका तुसी मारिया जे, तुहानूं लग पता जाएगा, एक एक बच्चा दुनिया में कहेगा कि तुम फ्रॉड हो, तुम जाली हो, और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। 47 एक क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है शिराजी साहब। सबसे पहली बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर फॉर्म 40 सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया 80,000 वोटों से। नंबर एक तो इसकी स्टैंडिंग नहीं है। दूसरी अहम बात, या गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर्म 47 की इन्होंने इतना मेजर स्टेप उठाना है, या पख्तूनों के खिलाफ इन्होंने बदला लेना है कि क्योंकि पख्तून इलाका जो है उन्होंने इनको कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा मुस्तरद किया। आपका बलोचिस्तान ने भी मुस्तरद किया, KP ने भी बुरी तरह मुस्तरद किया। मेरा ख्याल है वो उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि पख्तून उस बॉर्डर पार भी हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ का अंदर का वो जो गुस्सा है, हम गुस्सा है, वो सामने आ रहा है, और ये इस तरह की बढ़के और ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक सेकंड जी, दूसरी अहम बात जो आपने बात की है, जिस वक्त आपने मैंने शुरू में ही बात की है, पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमें बताया जाए इन कैमरा ब्रीफिंग में, पार्लियामान यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज बन गई हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की यहाँ पे इन कैमरा ब्रीफिंग्स पहले आई हैं, अस्करी क़यादत आए, इंटेलिजेंस के लोग आए,
اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا اسیسمنٹ کیا ہے. کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں, ایک کہاوت ہے, وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم لوگ آنسرز ڈیمانڈ کریں گے اور ہم لوگ لیں گے, اور یہ تکڑی اپوزیشن ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا. بہت شکریہ جی. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن تھا, کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ معصوم ہے یا لائق؟ کیونکہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ آج حکومت ایک ریزولوشن لے کے آ رہی ہے. پورا دن آپ نے بڑا اچھا موقع دیا بجٹ اور وہاں پر کوئی احتجاج آپ کا سامنے نہیں آیا. جب ریزولوشن آئی تو آپ کا احتجاج تھا. بڑا اچھا سوال. یہ فرمائیے گا کہ بجٹ ڈاکومنٹس آپ کو پورے ملے ہیں یا نہیں؟ دو بڑے امپورٹنٹ. دوسرا سوال پہلا اور پھر سیکنڈ سوال. بجٹ ڈاکیومنٹس پورے نہیں انہوں نے دیے, سپریس کیے ہوئے. پہلے دن بھی سپریس کیا, آج بھی سپریس کیے, سپلیمنٹری ایجنڈا لائے ہیں. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب, جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ, سو کالڈ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ریزولوشن, ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دیں. وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ خواجہ آصف, آپ خود ساتھی دیکھ رہے تھے, اس چیز کے گواہ ہیں کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بیہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی, تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں, فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا, میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے یہ کہیں پہ فوجی فنکشن میں جاتا ہے, لوگ اس کو سلوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کی تو یہ حالات ہے وہاں پہ فوج پاکستان کے اندر, اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ آج ہے, کیونکہ لوگوں کی اس کی اصلیت کا پتہ ہے. میں اپوزیشن صاحب کی بات میں ایڈ کروں, پارلیمانی روایات کا تقاضا یہ ہے جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے آئیں آپ اس پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کے پاس آتے, یہ اپوزیشن ارکان کے پاس آتے, ان کو بتاتے کہ ہم یہ ریزولوشن لا رہے ہیں, اس کی کاپی فراہم کرتے, اس کے بعد ٹیبل کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے چور دروازے سے, حکومت بھی چور دروازے سے لی اور ریزولوشن بھی چور دروازے سے پوری کرنے کی کوشش. عطا تارڑ ادھر آیا جس وقت ہم لوگ مظاہرہ کر رہے تھے, میں نے کہا واپس اپنی بینچوں میں جاؤ, اگر گیٹ بیک, کیونکہ وہ لوگ, اور میں نے کہا اسے, میں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تم لوگ جھوٹے ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاسٹ کوشچن. دیکھو خان صاحب, بہت شکریہ. آپ کا سیکنڈ کوشچن میں پہلے لوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل, میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نامنیٹ کیا ایز سیکرٹری جنرل. اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, ہمارا پینل کامیاب ہوا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نامنیٹ کیا. اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری رپورٹرز, آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے, ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں, ہم نے افیکٹو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں مؤثر رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں, ہر جگہ پر مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے. قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری, 780A, دہشت گردی, اغوا برائے تاوان, پولیس کا یونیفارم چوری کرنا, پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا, پولیس کی لاٹھیاں چوری کرنا, موبائل فون چوری کرنا, یہ سارے کے سارے الزامات لگے ہوئے ہیں. ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے, سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے. لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو, کیونکہ ایز بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے, میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا. اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی. پورا فوکس پارٹی کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالی وقف ہوگا. آپ کا دوسرا, آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفٹ ہے, سب سے اہم بات یہ ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کابل گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی, وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی, انہوں نے پہل کی, وہاں پہ گئے, ملک میں امن لائے, اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس طرح کی, کیونکہ ملک کے اندر امن ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے, ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بارڈر ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو, اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو, تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بہت شکریہ.